सच है तो दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 विशेष। आपके साथ मैं हूं राहुल शर्मा। बात कर रहे हैं हुदहुद तूफान की, जो कि समंदर से आकर टकरा चुका है विशाखापत्तनम के तट पर। रविवार के सुबह 11 बजकर कुछ मिनटों पे जब ये तूफान आया तो उसके बाद विशाखापत्तनम ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। जान माल की तबाही हुई है। 5 लोगों के अब तक मारे जाने की खबरें आ रही हैं और इसके मुताबिक कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। उड़ीसा और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा अलर्ट है, लेकिन इसका असर क्या कुछ झारखंड में पड़ेगा, यह हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। आखिरकार चक्रवाती तूफान हुदहुद ने दस्तक दे दी है। हुदहुद विशाखापट्टनम के पास आंध्र प्रदेश के तट से करीब 11 बजकर 35 मिनट पर टकराया। तूफान के चलते तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और साथ ही भारी बारिश भी हो रही है। तूफान के कारण समुद्र में करीब 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसके चलते नदियों में पानी भरने की भी आशंका है। हुदहुद चक्रवात ने आंध्र प्रदेश में आम जनजीवन पूरी तरह से ठप कर दिया है। तूफान के साथ हुई बारिश ने पेड़ों को उखाड़ दिया है, साथ ही फूस और कच्चे मकानों की छतें उड़ गई हैं। विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम में कई जगहों पर बिजली के खंभे, तार और होर्डिंग सड़कों पर गिर गए हैं। श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और विजयनगरम जिलों में फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इन इलाकों में सड़कें सुनसान रहीं क्योंकि सरकार ने लोगों से चक्रवातीय तूफान की तीव्रता कम होने तक घरों में ही रहने की अपील की थी। इन सब के बीच मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बीच दीवार ढहने और पेड़ गिरने से आधा दर्जन लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में आए चक्रवात को लेकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। चंद्रबाबू नायडू ने पीएम से हुदहुद को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। इसके अलावे 2000 करोड़ के राहत पैकेज की भी मांग की है। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी हुदहुद की वजह से अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। झारखंड में तो चक्रवाती तूफान हुदहुद का प्रभाव दिखने भी लगा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग लगातार चक्रवात से उत्पन्न स्थिति पर नजर रखे हुए है। आपको याद दिलाएं कि बीते साल भी 12 अक्टूबर को ही फाइलिन तूफान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। हालांकि हुदहुद की तीव्रता फाइलिन जितनी नहीं है। राहत की बात यह भी है कि विशाखापट्टनम में 190 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चली हवा लगातार धीमी पड़ रही है। उम्मीद है कि आने वाले घंटे में रफ्तार और कम हो जाएगी, यानी तूफान का खतरा अभी कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से टला नहीं है। ऐसे में अब अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं, तब जाकर साफ हो पाएगा कि इस तूफान का कितना असर होगा। न्यूज़ 11 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो हुदहुद से क्या वाकई में मचा है हाहाकार और झारखंड में इसका क्या असर पड़ेगा, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। परिचय कराएंगे ए वदूद साहब, वरिष्ठ मौसम विज्ञानी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ नीतीश प्रियदर्शी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वदूद साहब के पास चलते हैं। वदूद जी, अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक झारखंड पर क्या कुछ असर आंक रहे हैं आप लोग? देखिए, झारखंड में लोगों की काफ़ी ये थी, उत्सुकता थी कि ये साइक्लोन का असर किस हद तक पड़ेगा, बड़े पैमाने पे व्यापक पड़ेगा या कम पड़ेगा, डैमेजिंग हद तक होगा या नहीं होगा। तो वो सारी बातें अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब साइक्लोन का असर सिर्फ बारिश तक महदूद होकर रह गया है
साइक्लोन जो वेरी सीवियर साइक्लोन के फॉर्म में था, 180-190 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो टकराया आंध्र प्रदेश के तट पे, अब 6 घंटे के बाद उसकी तीव्रता कम हो गई। अब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसकी रफ्तार है और वो साइक्लोन के कैटेगरी में आता है। कमज़ोर पड़ जाने के बावजूद भी एक ख़ास बात ये हुई है कि वो जो साइक्लोन था वो काफ़ी फैलाव हो गया है। उसमें अभी की स्थिति ये है कि दक्षिण की तरफ आंध्र प्रदेश के बिल्कुल दक्षिणी छोर से लेकर के बिहार के उत्तरी हिस्से तक भारत के जो पूर्वी एज है, पूर्वी किनारा है, पूरा बादल भरा हुआ है। जहाँ तक झारखंड की बात करें, झारखंड में भी मध्य झारखंड तक काफ़ी इंटेंस क्लाउड है और उत्तरी झारखंड में कुछ बादल कम है। इसलिए इसके असर से IMD का पूर्वानुमान भी है और हम लोग भी देख रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे में काफ़ी मूसलाधार बारिश होगी, ख़ास करके दक्षिणी झारखंड में। उत्तरी झारखंड में कहीं कहीं बारिश होगी, कहीं नहीं भी हो सकती है, लेकिन आने वाले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है। और यही असर झारखंड पे इस तूफ़ान हुदहुद का होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात नहीं है और इससे लोगों को परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। बारिश को हम आसानी से झेल लेते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इस तरह के तूफ़ान से ये होता है कि हवा की गति जो तेज़ होती है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर डैमेज करता है। पिछले साल फाइलिन में कुछ देर हवा चली थी 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, उसमें भी काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका था। लेकिन इस दफ़ा जैसा कि लोगों ने एक आतंक फैला के रखा था, एक अफवाह फैला के रखा था कि कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ नहीं हुई। अच्छी बात है। और सबसे सुखद बात ये है कि जहाँ सबसे ज़्यादा असर होना था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, वहाँ भी बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये श्रेय जाता है। ये बहुत अच्छी बात है वदूद साहब जो आपने कही है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि 5 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो कि एक दुखद खबर है। चूँकि इस तरह की बड़ी जब तबाही की स्थिति होती है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस बार सुधार की स्थिति देखी गई है। ये एक मौसम विज्ञान विभाग को भी देश की तमाम जनता की तरफ से धन्यवाद है कि उसने अपने पूर्वानुमान में पहले ही ये आशंका जताई दी थी, जिसके कारण नुकसान कम से कम हुआ है। बहरहाल नीतीश प्रियदर्शी साहब भी हमारे साथ बने हुए पर्यावरणविद हैं, उनके पास चलते हैं। नीतीश जी, एक बात गौर किया आपने, 12 अक्टूबर पिछले साल भी एक तूफान आया और इस साल भी वही तूफान दूसरे रूप में आ रहा है, नाम दूसरा है, क्षेत्र दूसरा है। क्या इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि ये किसी तरह का बहुत बड़ा पर्यावरणीय संकट या कोई विपदा अब विश्व पर आने वाली है? देखिए, ये अचानक इसमें बोलना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो विश्व में जो तापमान में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जो स्थिति बनी हुई है, तो इसके चलते ये सब प्रभाव हम लोग देख रहे हैं कि जो ये इस तरह के चक्रवात जो बन रहे हैं, केवल ये भारत के पास ही नहीं बने हैं, जापान से भी जो है वो अब एक चक्रवात टकराने वाला है। USA में भी हुआ, चाइना में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, आपका वियतनाम के आसपास हुआ है। ये काफ़ी अधिक चक्रवाती बन रहे हैं और ये इसको कहीं ना कहीं कारण जो कि कोई भी चक्रवात बनता है वो टेम्परेचर डिफरेंस, गर्मी बढ़ने से ही बनती है, जहाँ समुद्र का वाष्पीकरण होता है। तो ये सारा जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पर्यावरण में, हमारे ऊपरी वायुमंडल में भी कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ी से चेंजेस हो रहा है और इसका असर ये जो है आप चक्रवात के रूप में देख रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पूरे पृथ्वी पर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि वदूद साहब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो तूफान, जिस हुदहुद के बारे में लगातार पूर्वानुमान किया जा रहा था, मौसम विज्ञान विभाग की अगर माने तो इसकी जो ताकत थी वो कम हुई है। क्या पहले से ही इस तरह का पूर्वानुमान था कि आगे जाकर ये कम होता जाएगा और जो जितने प्रभावी राज्य हैं जहां पर इसका प्रभाव पड़ना है, झारखंड हो, बिहार हो? राहुल जी, आपने कहा कि मौसम विभाग की अगर माने, बल्कि सारे मीडिया वाले ऐसा ही कहते हैं, अगर माने। मैं कहूँगा कि अगर माने नहीं बल्कि माने ही। अब तकनीक हमारे देश में भी इतना विकसित हो चुका है, इतना विकसित हो चुका है कि वो ज़माना लग गया जब लोग पूर्वानुमान करते थे, लोग यकीन नहीं करते थे। अब जो पूर्वानुमान होता है काफ़ी हद तक सटीक होता है। जहाँ तक ये तूफ़ान या साइक्लोन के पूर्वानुमान की बात है, इस कला में हमारा IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, काफ़ी निपुण हो चुका है। उनके पास न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल है और भी कन्वेंशनल मॉडल से करते हैं। आपने देखा होगा इस दफ़ा
कि उन्होंने जो ट्रैक दिया फोरकास्ट और ऑब्जर्व्ड का, बिल्कुल ये तूफान उसी रास्ते चला और जो समय बताया गया था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लैंडफॉल करने का 11:30 का दिया था, आज से 3 दिन पहले से, और आप रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 11:35 पे वो फॉल किया और 6 घंटा तक उसकी स्थिति वेरी सीवियर साइक्लोनिक फॉर्म में रहना है, उसके बाद वो साइक्लोनिक फॉर्म में आ जाना है, वो भी हुआ। और यही वजह है, इस सटीकता के वजह से ही आप पहले 1999 में जो उड़ीसा साइक्लोन हुआ था उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, सिर्फ 260 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं चली थी, लेकिन काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। उसके मुकाबले में फाइलिन में कम हुआ, उससे भी कम नुकसान इस हुदूद से हुआ। इसका श्रेय ये तकनीक को ही जाता है, IMD को ही जाता है, और जो आपदा प्रबंधन विभाग है अलग अलग ज़िलों राज्यों में हमारे देश का, उसको भी जाता है, और मीडिया को भी जाता है कि 3 दिन 4 दिन पहले से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, और सभी सतर्क हो गए, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा शंका थी कि जान माल का नुकसान हुआ, 5 लोगों की जान गई है, ज़रूर उनके लिए हम संवेदना जाहिर करते हैं। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि हमारा पूर्वानुमान तकनीक बहुत ज़्यादा सटीक हो चुका है, जिसके वजह से हम पहले से लोगों को सूचना भी देते हैं। और वदूद साहब, ये सवाल एक बहुत ज़रूरी है कि चूंकि आपकी तो तस्वीरें उस समय आई ही, जो मौसम विज्ञान विभाग की तस्वीरें आप लोगों ने सैटेलाइट से कैद करवाई हैं, क्या नासा से भी आप लोगों को कोई मदद मिली है? चूंकि विशेष रूप से लगातार बातें की जा रही थी, 72 घंटे पहले से ही लगातार सूचित किए जाने का काम जारी था, क्या उससे भी कोई सहयोग मिला? बिल्कुल बिल्कुल, नासा भी इस काम में काफ़ी तल्लीनता से लगा हुआ है, और दोनों के पूर्वानुमान में, दोनों के आकलन में बिल्कुल तालमेल रहा है हमेशा से। और जैसा कि अभी नीतीश प्रियदर्शी से बात हो रही थी, उन्होंने भी देखा था, कहा कि वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में खास करके क्लाउड का जो ऊपरी परत है वहाँ पे उसका टेम्परेचर -53 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जिसके वजह से ज़्यादा मॉइस्चर वायुमंडल में एकत्रित हो गया है। और वही वजह है कि जैसे ही ये वार्लिंग स्पीड कम हुई, ये मॉइस्चर चारों तरफ फैल गया। अदरवाइज करीब 600 से 800 किलोमीटर के परिधि में पूरा का पूरा मॉइस्चर एक जगह बंधा हुआ था। जैसे ही ये स्पीड में कमी हुई, जिसको कहते हैं साइक्लोनिक स्पीड में कमी हुई, वो मॉइस्चर पूरा चारों तरफ फैल गया है, जिसके नतीजे में अगले 24 घंटे में ख़ास करके देश के पूर्वी तट पे दक्षिण से लेकर उत्तर तक भारी से काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। नीतीश जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वायुमंडलीय दबाव जिसकी आप बात कर रहे हैं, पर्यावरणीय असंतुलन की बात लगातार अपने सेमिनार्स में और साथ ही मीडिया के माध्यम से आप करते हैं। आखिरकार झारखंड जैसे राज्य में कभी यहाँ भूकंप आता है, कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, आपको खुद पता है कि कश्मीर में कुछ दिनों पहले बाढ़ आई हुई थी, ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ आ गई जहां कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिरकार देश में हो क्या रहा है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं? देखिए, अगर बहुत अच्छा प्रश्न उठाया जम्मू कश्मीर के बारे में, उसमें हमने काफ़ी डिटेल रिसर्च भी किया, देखा, छोटी सी फिल्म भी बनाई उस पर स्लाइड शो में। वहाँ एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो रहा है कि वो एक कप की तरह है श्रीनगर। तो जो ये बारिश हुई तो जो आउटलेट था वो सारे आउटलेट को लोगों ने जाम कर दिया, प्लास्टिक फेंक के, नदी का इंक्रोचमेंट करके, झेलम वगैरह का। तो जो उतना आउटसोर्स उसको जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, पानी लॉक हो गया अंदर, जिसके चलते लगातार जो 4 दिन बारिश हुई, जिसके चलते पूरा जो आपका श्रीनगर था वो आपका दब गया। तो ये जो फैक्टर्स हमने कहा कि एक तो प्रकृति बदल रही है, अपना रूप दिखा रही है, दूसरा हम लोग भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं इस प्रकृति को की जो गड़बड़ी को ट्रिगर करने में। तो प्रकृति जैसा भी बात हो रही है कि बारिश होगा, ठीक है, कैजुअलिटी कम हुई है, लेकिन बारिश को तो हम नहीं रोक सकते हैं, अब उसको हमको मैनेज करना। तो जो प्रकृति चेंज कर रही है, जो बारिश हो रही है, अब रिपोर्ट कल परसों तक पूरा क्लियर होगा कि हम लोगों को लॉस कितना हुआ है, धान वगैरह में, चाहे बिल्डिंग का लॉस है, कितना लॉस हुआ है, बिजली में, चाहे जान माल का, क्योंकि अभी गाँव वगैरह से खबर नहीं आ रही है, अब ये शहर की खबर है जहां पर हम आपकी मीडिया, हमारे मैंने देश की मीडिया पहुंची हुई है। ये धीरे धीरे गाँव से खबर जब आना शुरू होगा तो पिक्चर और क्लियर होगा। लेकिन इतना तय है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ का इतना जरूर प्रेडिक्शन कर रहा है कि ये आ रहा है, ये पब्लिक अलर्ट हो जा रही है, लोग अपने को बचा भी रहे हैं, सरकार भी बचा रही है। अभी झारखंड की जो बात हो रही थी कल की, अभी प्रोग्राम शुरू होने के पहले बदूद साहब के साथ डिस्कशन भी हो रहा था। एक सैटेलाइट फोटो जो आप भी दिखा रहे हैं, मैं चाहता कि उसको जूम करता, वो जूम में आप देख रहे होंगे कि जो क्लाउड है, थिक क्लाउड, वो आप देखिए कि झारखंड की तरफ भी आ रहा है। तो ये जो फैलाव जो हो रहा है, जैसा आपने कहा, नासा की रिपोर्ट जारी हुई, यूरोप जो स्पेस एजेंसी उसने भी दिया
कि जो क्लाउड्स के जो बाहरी पोर्शन थे वो बहुत तेजी से उसका जो था वो जो फैलाव ले रहा था वो सैटेलाइट फोटो में भी आ रहा था। ये डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा था और कुछ बहुत देर तक ये समुद्र में रह गया, कुछ दिनों तक। इससे वहाँ से मॉइस्चर इसने काफ़ी लिया है, तो ये काफ़ी अधिक मॉइस्चर लेके आ रहा है। ठीक है, लैंड से टकराया, ये बारिश शुरू किया है, ये 3-4 दिन तक तो रहेगा। झारखंड भी में भी बारिश होगी, हवा शायद उतना न भी चले जैसा बदूद साहब भी बोल रहे थे, क्योंकि इन विषय के जानकार हैं और उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि जब क्लाउड आ रहा है और जो टेम्परेचर डिफरेंस है, प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होगा, कहीं ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं कम भी हो सकता है। और अभी जैसे दोपहर में हमारी बात हुई पलामू में, वहाँ लोग कहे कि भाई आपके रांची में बारिश हो रहा है, पलामू में सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ बारिश नहीं हो रही है। तो ये एक इरेटिक बिहेवियर जो दिख रहा है वो अभी दिखेगा, क्योंकि आप एक कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि आप हजारीबाग में बारिश होगा तो रांची में नहीं होगा। ये कल ही पता चलेगा कि किस किस क्षेत्र में बारिश जो है वो ज्यादा होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है। हम एक बार फिर अपने सहयोगी से आग्रह करेंगे कि सैटेलाइट की तस्वीरें जो हमारे पास आई हैं उसको दिखाने की कोशिश करें और वदूद साहब के पास सीधे जाएंगे। वदूद साहब, ये जो स्थितियां हैं इस वक्त, जिस तरह से तूफान आते रहे हैं, पहले आपने अपने जिक्र भी किया अभी थोड़ी देर पहले कि 99 में जिस तरह की तबाही हुई थी उड़ीसा में, और अब जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है वो पूरी तरह से अच्छा रहा, तो जिसके कारण कम तबाही हुई है। क्या आप ये कह सकेंगे कि इस तरह के जो तूफान हैं उनका रुख, चूंकि ये एक ऐसी बात कही जा रही है जो हो सकता है कि नागवार गुजरे, उनका रुख बदलने की भी कोई प्रक्रिया जो है साइंस डेवलप करे या इस तरह की कोई व्यवस्था हो पाए? नहीं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी विशाल और वृहत रूप होता है और नेचुरल कैलामिटी से हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्लाउड सीडिंग तक, क्लाउड को डाइवर्ट करने तक के हद तक तकनीक हम विकसित कर चुके हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के स्टॉर्म को हम डेविएट कर दें, ऐसी कोई तकनीक अभी तक नहीं हुई है। हम यहाँ पे ये बात कहना चाहेंगे राहुल जी कि ये सही अच्छी बात है कि हम काफ़ी सक्षम हो चुके हैं कि इस तरह के आपदा और से हम लड़ पा रहे हैं और अपने आप को बचा ले पा रहे हैं और कम से कम नुकसान हो रहा है। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और पिछले कई दशकों से ये वैश्विक मौसम परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि की बात हो रही है, तो उस पर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। वैश्विक तापमान वृद्धि एकमात्र कारण है, क्योंकि मौसम के जितने भी अवयव हैं, जितने भी कारक हैं, उसमें से तापमान ही एकमात्र ऐसा अवयव है जो बाकी अवयवों पे भारी पड़ता है और सबको संचालित और सुनिश्चित करता है। तो तापमान के बढ़ जाने से हर तरह के मौसम में एनोमलीज और अनियमितता आती रहती है और ये आशंका बहुत पहले से जताई जा रही थी कि वैश्विक मौसम परिवर्तन के वजह से मौसम में अनिश्चितता तो आएगी ही आएगी। मानसून में आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितताएँ आने लगी हैं। साथ साथ ये भी कहा गया था कि साइक्लोन्स, खास करके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की तीव्रता बढ़ेगी और उसकी बारंबारता भी बढ़ेगी। आप देखिए, पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल पर एक साइक्लोन आता था, काफ़ी विशालकाय साइक्लोन जिसको कहें, जैसे कि आपको 1999 में आया, उसके पहले 1990 में आया था, उससे पहले उससे 1971 में आया था, जिससे काफ़ी बड़े पैमाने पर जान मान के नुकसान हुई थी। अब पिछले साल फाइलिन आया, फिर इस साल जो है कि लगभग उसी समय ये हुदूद आया। और जहाँ तक समानता की बात करते हैं, दोनों साइक्लोन में काफ़ी हद तक समानता, समय में, दिशा में, दशा में, और यहाँ तक हालांकि इंटेंसिटी में कुछ कम है ये। तो अब ये एक शोध का विषय बन के रह गया है कि क्या ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जिससे लोगों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या और भी साइक्लोन जिससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसकी बारंबारता अगर बढ़ेगी तो हम कितना सक्षम हो पाएंगे इस तरह के। ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया नीतीश प्रियदर्शी साहब। नेचुरल कैलामिटी, उसको रोक पाना मानव जाति विशेष के लिए संभव नहीं है, लेकिन जो उपाय हैं वो तो किए ही जा सकते हैं। भूकंप है, इसके अलावा बाढ़ है, सुखाड़ है, और साथ ही इस तरह की साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आखिरकार कैसे बचा जाए इनसे? देखिए, बचने का जहाँ का एक ही है, प्रिवेंशन। तो आप प्रिवेंशन ही कर सकते हैं, अपने को आप बचा सकते हैं, क्योंकि कैलामिटी है ये आता ही है। आप कैलामिटी की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, जैसा बदू साहब ने भी कहा कि लगातार इधर आ रहा है। जबकि भारत में साइक्लोन ये बरसात में आता था, डिप्रेशन बना, बारिश पड़ के निकल गया, वो अलग बात होती थी। लेकिन इस तरह का चक्रवात आना ये अक्सर अब दिखने को मिल रहा है। आप पिछले बार देखोगे फाइलिन आया, फाइलिन के ठीक तुरंत बाद एक और चक्रवात आया था, ठीक है, वो साउथ में फिर कमजोर पड़ गया, वो इंटर नहीं किया, वो रास्ता बदल लिया श्रीलंका की तरफ। हाँ, ननौक। तो आप देख रहे लगातार हो रहा है। फिर एक अभी सुन रहे हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का एक बन रहा है। तो ये लगातार जो है
वो आपका चक्रवात की स्थिति बन रही है। और इससे उसका सबसे बड़ा कारण जो है, एक तो पृथ्वी का तापमान बदल रहा है, नेचुरल भी बदल रहा है, जियोलॉजिकली भी बदल रहा है, और प्लस उसको हम लोग भी ट्रिगर कर रहे हैं। तो बचने का बस एक ही उपाय है कि आप जो हम लोग की जो पूरे वर्ल्ड में, विश्व में भी बात चल रही है, क्योटो संधि हुआ, बहुत सारी चीजें हुई हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में किया जाए, जो इमिशन हम लोग कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, उसको कंट्रोल किया जाए, जंगलों को हम बढ़ाएं, जो हमारा जंगल कटता जा रहा है, जो हमारा बैलेंस करता है एटमॉस्फेयर, ये हमारे टेम्परेचर के धरती को, वो उस पर हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो कुछ ना कुछ इससे कमी हो सकती है, खत्म नहीं कर सकते हैं, ये आएगा ही। जंगलों को बढ़ाने की जहां तक बात है प्रियदर्शी साहब, सबसे बड़ा सवाल ये हम लोग लगातार उठाते हैं और झारखंड को प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण भी बताते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये खबरें आती मीडिया में, खूंटी के रनिया में भी सागवान की लकड़ियां काटी गई हैं 2,20,000 की। ऐसी न जाने कितनी लकड़ियां और कितने पेड़ धराशायी किए जा रहे हैं जंगल माफियाओं की तरफ से। क्या उन लोगों को यह पता नहीं है कि इसका कितना भारी नुकसान न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरी मानव जाति को चुकाना पड़ेगा? देखिए, वो अपना फायदा देख रहे हैं। वो आदमी की आम प्रवृत्ति है कि हम बर्बादी करें, पड़ोसी जो है वो इन्वायरमेंट बचाए, ये प्रवृत्ति चली आ रही है। आपको एक चीज कह दे, जो हम जिसकी फाइलिंग की भी बात कर रहे हैं, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन किए हैं, तो हम केवल अभी बात कर रहे हैं बचाव के लिए कि नदी के पास मत जाइए, तालाबों से दूर रहिए, पेड़ों के नीचे मत खड़ा रहिए, लेकिन अभी तक इसका जिक्र नहीं हो रहा है जो पुणे में हुआ। पुणे के पास एक गांव में पूरा गांव साफ हो गया भूस्खलन से, बारिश की वजह से ही हुआ था। तो झारखंड में भी जितने इस तरह के जो पहाड़ हैं जो काफी ओल्ड हो चुके हैं, वेदर्ड हो चुके हैं, ओल्डेस्ट है, जो मिट्टी के बन चुके हैं, उन पहाड़ों पर भी हमको अब नजर रखनी होगी, क्योंकि उसके आसपास भी आबादी है। रांची में भी वो एक पहाड़ है, हम उसका नाम नहीं देंगे क्योंकि पैनिक होता है, लेकिन बाकी बहुत सारे पहाड़ ऐसे हैं जिससे कि हमको बचना है, क्योंकि इस तरह के जो हम कैलामिटी आ रही है लगातार, तो वो पानी आएगा, क्योंकि हमको पानी भी चाहिए। पानी अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमको अगले वर्ष पीने का पानी नहीं मिलेगा। लेकिन वो पानी तो बदकिस्मती से वदूद साहब बहकर दूसरे राज्यों में चला जाता है, चूंकि यहाँ पर पिट्स हैं ही नहीं। यहाँ पर रिचार्ज पिट्स होंगे कैसे जब जमीन ही नहीं होगी? हर जगह तो अगर आप देखें वदूद साहब, तो हर जगह मजबूत तरीके से जमीनें बना दी गई हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, कंक्रीटों के जंगल हैं, पानी तक नीचे नहीं जा पाता है। देखिए, जो मौसम में ये सब अनियमितताएं हो रही हैं, इसका जो कारण है वो वैश्विक मौसम परिवर्तन, जैसा कि हमने कहा, और इनका जो मुख्य कारण है, एक तो पेड़ों की कटाई, जो आपने कहा, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका अंधाधुंध कटाई होना, दूसरा प्रदूषण है, और तीसरा है कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं, खास करके जो पानी है, उसका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल होता है। तो लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रयास हो रहे हैं वो हो रहे हैं। यहाँ पे अब पूरे दुनिया के, हिंदुस्तान के, झारखंड के लोगों को सोचना होगा व्यक्तिगत रूप पर कि हमारे वो कौन से एक्टिविटी हैं, वो कौन से क्रियाकलाप हैं जिससे हम अपने वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने महसूस किया होगा वदूद साहब कि जिस तरह का वातावरण हुआ करता था रांची का या हजारीबाग का, अब उसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अब उस तरह की अपेक्षा देश के अन्य जो शहर हैं उस तरह की ही स्थिति यहाँ पर भी हो रही है, धीरे धीरे। बिल्कुल हो रही है यहाँ पे। वही मैं कह रहा हूँ, लोगों की एक मानसिकता हो गई है कि ये तो वैश्विक समस्या है, एक हमारे कुछ करने न करने से क्या होना है। ये बात लोगों को गांठ मान लेनी चाहिए कि वैश्विक समस्या जो है व्यक्तिगत समस्या से ही उत्पन्न होता है। हर व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेगा पर्यावरण प्रदूषण में, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में, तो वो एक्यूमुलेट होकर के ग्लोबल प्रॉब्लम हो जाएगा। और अभी सीधा सवाल आपसे ये है वदूद साहब, जो परिस्थिति है, जिस तरह का तूफान आया है, जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी, अब झारखंड में किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत है और इस तूफान की मौजूदा स्थिति क्या है, एक बार फिर दर्शकों को बताएं। मौजूदा स्थिति यही है कि साइक्लोन अब कमज़ोर पड़ चुका है। अब इस हद तक भी कमज़ोर नहीं पड़ा है कि वहाँ पे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लोग बिल्कुल भूल जाएं इसको। वहाँ अभी साइक्लोन कमज़ोर पड़ने के बाद भी चूँकि डीप डिप्रेशन होना है, डीप डिप्रेशन में बारिश काफ़ी होती है, मूसलाधार बारिश होती है। साइक्लोन के कमज़ोर होने के बावजूद भी अगले 24 घंटे तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्रों में काफ़ी बारिश होगी। उतना ही नहीं, जैसा कि हमने कहा कि बादलों का काफ़ी फैलाव हो चुका है और ईस्टर्न एज, पूर्वी किनारे में भारतवर्ष के जो भी राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार का पूर्वी हिस्सा, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, बिहार का दक्षिणी हिस्सा और वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में कहीं भारी, कहीं हल्की, कहीं बहुत भारी बारिश होनी है। और बारिश भी एक किस्म का प्राकृतिक आपदा है, उससे भी बचने की पूरी तैयारी करनी चाहिए लोगों को। घरों से ना निकलें और
कच्चे मकान, हो सकता है कि फ्लैश फ्लड भी हो जाए। बहुत ज़्यादा बारिश होने पे फ्लैश फ्लड होता है। और झारखंड में जैसा कि नीतीश जी कहते आ रहे हैं कि यहाँ नदी नालों का इंक्रोचमेंट हो गया, हो सकता है कि जो छोटे छोटे नदी नाले हैं जैसे हरमू है उसमें ओवरफ्लो हो जाए और उसके किनारे काफ़ी लोग बसे हुए हैं, उनके भी जान माल का नुकसान होता है। कई बार ऐसा बहुत देखा बड़ा गया सवाल झारखंड आपने में। किया। यहाँ नीतीश प्रियदर्शी जी के पास जाएंगे उनकी आखिरी प्रतिक्रिया के लिए। नीतीश जी, आप को याद दिलाना उतना मुनासिब नहीं होगा, आप खुद भी जानते होंगे कि रांची में एक पुराना तालाब है जिसके एनक्रोचमेंट तक की जा रही थी, जो कि प्रशासन की तरफ से रुकवाई गई। यहाँ हालात तो ये हैं, कैसे बचाएंगे आप झारखंड को? देखिए, ये हमको तो जो नेचर ने हमको नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम दिया था, हमने उसको बंद कर दिया, इंक्रोच करके छोटा कर दिया है। तो अब जरा सा भी पानी पड़ेगा तो जो बॉम्बे फ्लड आया था, जो हमने वो जो बॉम्बे फ्लड में जो नदी को ब्लॉक कर दिया गया, मीठी नदी को, जिसके चलते आधा बॉम्बे, पूरा बॉम्बे डूबा था। तो झारखंड में अब श्रीनगर जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र, वहाँ बाढ़ आ गया। तो रांची तो बहुत छोटा जगह है, यहाँ तो बाढ़ तो काफ़ी तेज़ी से आएगा। और जहाँ तक बात रही कि जो सैटेलाइट फोटो अभी हम लोग देख रहे थे, अगर सैटेलाइट फोटो को अगर हम सही लेकर चले तो झारखंड में कल परसों तक बारिश कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है। और उसके बाद उसका प्रभाव, जैसा आपने कहा, ड्रेनेज सिस्टम जो रांची का है, चाहे झारखंड का है, नदियों का, जैसे जमशेदपुर में खड़कई नदी है, वो अक्सर उफान ले लेती है। और वहाँ डाउन एरिया में है, जो वहाँ का जो डाउन एरिया में वो पानी प्रवेश कर जाता है। उसी तरीके का हरमू नदी, स्वर्णरेखा है, जुमार है, पोटपोटो है, स्वर्णरेखा भी है, वो भी बहुत जगह इंक्रोच की हुई है। तो कहीं ना कहीं इन नदियों पर लोड पड़ेगा। और अभी एक जो न्यूज़ हमने देखा कि भाई चांडिल और तेनूघाट डैम का दरवाजों को खोला गया है, एक कुछ अच्छा साइन भी इसलिए है कि जो सरप्लस पानी आएगा वो बैलेंस होगा, नहीं तो पहले से पानी भरा हुआ था इन सारे झीलों और तालाबों में। चलिए, यानी समस्याएं बढ़ेंगी और इनका एक ही निदान है, मानव जाति में जागृति लाना और पर्यावरण के प्रति जो असंतुलन है उसको दूर करने की कोशिश करना। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शी साहब आपका स्टूडियो में आने के लिए, वदुद साहब आपका कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। झारखंड के लोग फिर भी रहें सतर्क, हुदहुद के प्रति दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज़ 11 सच है तो दिखेगा।